guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. So now I'm creating a session regarding the work permit scam that is happening in India or some other location. अगर वर्क परमिट के बारे में जो आपका पास आता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड नेशनल कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो चार पांच लोकेशन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पोलैंड के वर्क परमिट्स अलाउड होते हैं, जो आपको एजेंट वर्क परमिट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उसका प्राइस जो उनके पास रहता है उनको अप्रॉक्सीमेटली 400 से 500 यूरो के अंदर उनको वर्क परमिट मिलता है। और जो आपको सेल आउट करते हैं उसका जो रेट चले जाता है दैट गोज अराउंड 1000 यूरोज। यहाँ का 90 से 1 लाख रुपए के अंदर आपका वर्क परमिट आपको मिलता है। और इसके अलावा जो वर्क परमिट आपके जनरेट हो रहे हैं, हज़ारों में आपके हर साल वर्क परमिट निकलते हैं। और जो रिक्वायरमेंट अप्रॉक्सीमेटली 200 से 300 कैंडिडेट आपके, अगर मंथली बेसिस में बताऊँ तो 20 से 30 कैंडिडेट का हार्डली वीज़ा लग रहा होगा। अगर 200 लोग सबमिशन करते हैं तो इसमें वीज़ा रेशियो आपका 10 से 15% है। और वर्क परमिट लेना कोई दैट इज़ नॉट अ बिग डील। अगर आप किसी भी एजेंट से बात करते हैं, अगर कोई अपना वर्क वीज़ा वाले प्रोसेस में है तो दे कैन ईजिली सेल यू द वर्क परमिट। आपको बोलेंगे कि विद इन नेक्स्ट 3 और 4 मंथ्स जो वीज़ा का प्रोसेस है 5 से 6 महीने के अंदर आपका वहाँ रिलोकेशन हो जाएगा। और आल्स रिक्वायर्ड नहीं है इसके अंदर, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत मिनिमम है, एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है, और आपको ईजिली वीज़ा मिल जाएगा उस टाइम पे आपका एजेंट आपसे बोलेगा। और बहुत जगह होता है, हर तरीके के एजेंट होते हैं यहाँ पे। कोई एजेंट ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, दे इन्फॉर्म अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, क्या वीज़ा रेशियो है और कैसे प्रोसेस वर्क करता है। सो हर तरीके का आपको एजेंट अगर इस मार्केट में आप देखेंगे तो वो मिलते हैं। और अगर आपको अब वर्क परमिट जो आपको भेज देता है उसके बाद क्या सिनेरियो रह रहा है उसके बारे में आपको बताता हूँ। अभी इंडिया के अंदर ही बोलूँ तो अभी हज़ारों कैंडिडेट अभी पेंडिंग है। नॉर्थ जुरिडिक्शन, साउथ जुरिडिक्शन से अगर यहाँ की बात करूँ तो हज़ारों कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास वर्क परमिट आए पर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। अपॉइंटमेंट तो उनका लिमिटेड जितना स्लॉट्स हैं, अगर एक महीने में देखूँ तो 40 से 50, 60 इसके ऊपर स्लॉट्स वगैरह ये लोग रिलीज़ नहीं करते। इफ़ आई टॉक अबाउट द मैनुअल अपॉइंटमेंट, इसके अलावा जो आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, आपको पता है कैसे अपॉइंटमेंट आपको मिलते हैं। द अदर मेथड इज VFS। अगर आप यहाँ पे देखें तो अपॉइंटमेंट वगैरह ओपन नहीं होते हैं, पर एजेंट आपको प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत कम एजेंट ऐसे होते हैं कि जो वर्क परमिट आपको पेड फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, और उसके बाद आप सबमिशन करते हैं। फिर भी जो सिनेरियो आपका सेम ही रहता है, जो रेशियो है दैट इज़ 10 to 15%। बट सबमिशन अगर आप करते हैं तो फिर आपको एक हैवी अमाउंट पे करना पड़ता है। पहला स्कैम यहाँ पे होता है आपका, पहला स्कैम है वो आपका अपॉइंटमेंट में होता है, क्योंकि जितने कैंडिडेट को वर्क परमिट प्रोवाइड कर रहे हैं उतने ये लोग अपॉइंटमेंट रिलीज़ नहीं करते। जो इनका कोटा है, कोटा के अकॉर्डिंग वर्क परमिट ये लोग रिलीज़ कर रहे हैं। एंड द अदर थिंग इज, अगर 2000 बंदे भी एक बार में एक साल के अंदर अप्लाई करते हैं तो अब आपको बताता हूँ, एक रफ आइडिया बता रहा हूँ, 2000 काउंट बहुत कम है। अगर इंडिया से ही बोलूँ तो बहुत ज़्यादा काउंट रहेगा। 2000 वर्क परमिट का आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ। बट इफ आई टॉक अबाउट नेपाल, श्रीलंका, अगर थर्ड नेशनल कंट्री कहीं और का बताएं तो वहाँ भी इतने ही अमाउंट में अगर आपको बोलूँ तो वर्क परमिट आपके डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और इसमें पोलैंड की गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, क्योंकि पोलैंड की गवर्नमेंट किसी को इम्पोज नहीं करी। दे आर नॉट सेइंग दैट कि वी नीड यू। जो भी कैंडिडेट है इसका अपना सोल रीज़न रहता है, वो खुद अप्लाई करता है इस प्रोसेस में। और फिर वर्क परमिट आने के बाद क्या होता है, आगे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि वर्क परमिट उनके पास आ जाता है और अपॉइंटमेंट उनको कभी नहीं मिल पाती, और जो उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है। आधे कैंडिडेट ऐसे फिल्टर आउट हो जाते हैं, और जो रिमेनिंग कैंडिडेट होते हैं उसमें जो फिल्टर आउट होते हैं आपको बताता हूँ कैसे होते हैं। द सेकंड स्टेज इज सैलरी आपकी रिवाइज हो जाती है। सैलरी रिवाइज होगी तो फिर वीज़ा मिलने के चांसेस आपके कम रह जाते हैं। जो थर्ड स्टेप है, लोग पेड अपॉइंटमेंट परचेज करते हैं, पेड अपॉइंटमेंट के बाद सबमिशन करते हैं, फिर भी जो रिजेक्शन है वो आपका सेम रहता है 10 से 15%। और पेड अपॉइंटमेंट के बाद भी लोगों को हटा होता है, 2-2.5-3 लाख रुपये प्रोसेस पूरा पहुंच जाता है, और उसके बाद एक रिजेक्शन मिलता है, नथिंग एल्स। फिर लोग डिमोटिवेट होकर कहीं और के लिए अप्लाई करते हैं, एंड देन दे मेंशन ऑन द कमेंट सेक्शन दैट द रेशियो इज़ वेरी बैड, द गवर्नमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग द वीज़ाज। तो ऐसे करके कमेंट वगैरह करते हैं या फिर दूसरे लोगों को लोग इन्फॉर्म करते हैं। तो उसके बेसिस में सब लोगों को, आपको भी इन्फॉर्मेशन अभी पता है। बट जो एजेंट है, एजेंट लोगों का काम है कि अपना वर्क परमिट वगैरह आपको सेल आउट करना। तो वो लोग आपको बोलेंगे कि अगर आप कोई नया अप्लाई कर रहा है तो उसको बताया जाएगा कि अभी रेशियो इज़ वेरी गुड एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो इन सब चीज़ों थोड़ा बचो। अगर आपको अप्लाई करना है तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। पहले आपको रिसर्च करो। अभी के लिए अगर कोई पोलैंड का वर्क परमिट अप्लाई कर रहा तो अभी वर्थ नहीं है। अगर वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, इफ़ दे आर विलिंग टू टेक द रिस्क, जो 10 से 15% का चांस है, देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस प्रोसेस। अदरवाइज इससे थोड़ा दूर रहें, अभी अप्लाई मत करो। अप्लाई करोगे तो फिर रिजेक्शन आने के चांसेस हैं। रिजेक्शन आना कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो उससे पहले का प्रोसेस है वो भी आपका ऐसा होता है कि वो भी थोड़ा बहुत मुश्किल है। इसमें अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा तो फिर वेट करना पड़ेगा, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग आपका प्रोसेस रहता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो गवर्नमेंट है
गवर्नमेंट को तो खैर बेनिफिट होता है क्योंकि उनकी जीडीपी बढ़ती है। अगर वो वर्क परमिट्स अलाउड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका जो वर्क परमिट आपको मिलता है उसमें वही वुडशिप ऑफिस में सबमिट होता है, तो टैक्सेशन वगैरह सब रहता है। गवर्नमेंट के पास सारा रिकॉर्ड रहता है। अगर आप वर्क परमिट खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट को उसमें बेनिफिट रहता है। एंड देन अगर आपका एक बार वीज़ा लग जाता है, वर्क परमिट आने के बाद आपका क्या होता है, इतने कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास वीज़ा फी जाती है। इसके अलावा जो अदर मीन्स है, आपके इंश्योरेंस होता है, डमी टिकट है, इसमें तो खैर कंपनीज़ को अलग, कंपनीज़ खैर ये अलग ऑपरेट करती हैं, इसमें उतना गवर्नमेंट को नहीं आता, इंडिविजुअल कंपनीज़ पे डिपेंड करता है। बट जो आपकी वीज़ा फी जाती है अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अगर आप एडिशनल सर्विस लेते हैं तो वीएफएस आप सर्विस यूज़ करें तो कुछ रेशियो पोलैंड की गवर्नमेंट के पास इसका जाता है। और इसके अलावा द थिंग इज, जो इमिग्रेशन पर्पस होता है हर कंट्री का ऐसा होता है कि कंट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इससे। अगर कोई भी एम्प्लॉय उनके यहाँ, अगर दूसरा थर्ड नेशनल, अगर कोई दूसरी कंट्री का नेशनल वहाँ पे इमिग्रेट करता है तो सबसे पहले क्या होता है, गवर्नमेंट अपना काम वाम कराती है। काम कराने के बाद वेजेस वगैरह जो इनके पास रहती है, अगर जो कोई काम करने अगर दूसरी कंट्री में जा रहा है तो अकोमोडेशन परचेज करेगा। अकोमोडेशन आप लेते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, जो वहाँ के नेशनल है उनको बेनिफिट होता है, टैक्सेशन जाता है, सैलरी आती है, 30 से 40% जो भी आपका टैक्स कटता है उसका फ़ायदा किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इनडायरेक्टली क्या होता है, गवर्नमेंट को बेनिफिट ही होता है इससे, अगर कोई भी कहीं भी इमिग्रेट करता है। स्टूडेंट वीज़ा से थोड़ा ज़्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन होता है उनका। बट अगर वर्क वीज़ा के बारे में बताऊँ तो अभी के टाइम पे क्या है, जो कैंडिडेट फिल्टर आउट हो रहा है, मैंने आपको बताया रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है जितने ये लोग अभी वीज़ा वर्क परमिट वहाँ से इशू कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट सेम ही है, आने वाले टाइम पर वर्क परमिट इशू होते रहेंगे। बट वर्क परमिट आना कोई बड़ी बात नहीं है, वर्क परमिट आपके पास रहेगा, बट उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। वर्क परमिट आपका एक काइंड ऑफ पेपर है, और अगर आप सबमिशन नहीं कर पा रहे, वीज़ा नहीं मिल पा रहा, तो आई थिंक दैट इज़ ऑफ नो यूज़, और आधा पैसा उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले आपको कोई ये नहीं बताता है। वर्क परमिट आप परचेज कर लेते हैं, लाख एक रुपये आपका चले जाता है। एंड देन जब आप अपॉइंटमेंट वगैरह सर्च करते हैं, 1-1 साल आपको वेट करना पड़ जाता है। और कहीं पेड अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो उस टाइम पे ऐसा होता है पेड अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है, और पेड अपॉइंटमेंट लेने के लिए कोई तैयार भी होता है तो फिर रिस्क है कि आपका 10 से 15% ही आपके जो वीज़ा चांसेस हैं, और रेस्ट रिजेक्शन आने के आपके हाई चांसेस होते हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि कोई भी कैंडिडेट है प्रोसेस के मिड पे चले जाता है, और फिर उसमें ना ही उसको रिफंड मिल पाता है और ना ही वो आगे प्रोसेस कर पाता है। तो लोग कैंडिडेट ऐसा होता है जिसका आइडिया नहीं रहता, तो वो लोग पूरे प्रोसेस में फंस जाते हैं। तो आपको मैं बोलूँगा नॉट ओनली फॉर पोलैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर वर्ल्ड। अगर आप कहीं भी अप्लाई करें तो रेशियो वगैरह पूरा देख के चलें, कितना उसका रेशियो रहता है, कितना वीज़ा रेशियो है, कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और क्या ऑब्स्टिकल आएंगे अगर आप किसी भी प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हैं। अभी देखें तो अभी मेरे से भी बहुत सारे कैंडिडेट कनेक्टेड हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सो मैनी कैंडिडेट हु आर वेटिंग फॉर द अपॉइंटमेंट फ्रॉम लास्ट 1 और 2 ईयर्स। 1-1.5 साल से भी वेट करें पर अपॉइंटमेंट उनको मिला नहीं। आधे लोगों जो कैंडिडेट हैं उन लोगों को तो ऐसा हुआ कि जो वर्क परमिट है फिल्टर आउट हो गए, डेट निकल गई है, वैलिडिटी खत्म हो गई है। एंड देन अब जो आधे कैंडिडेट हैं, आधे कैंडिडेट का ये इशू आ रहा है कि उनकी सैलरी अब दोबारा पोलैंड में रिवाइज हो चुकी है और उन पर कम सैलरी के वर्क परमिट पड़े। एंड देन फिर जो रिमेनिंग कैंडिडेट है जिसका सैलरी स्लैब वगैरह परफेक्टली फाइन है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर वो अप्लाई कर देंगे तो फिर जितना जो रिमेनिंग कैंडिडेट है उनका जो वीज़ा रेशियो है वो 10 से 15% है, और अगर कोई परचेज भी करता है तो बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें। तो अभी आधे से ज़्यादा लोग इसमें फ्रस्ट्रेटेड हैं, डीमोटिवेटेड हैं जो भी अप्लाई कर रहे हैं। बट द थिंग इज, दिस इज रियलिटी। इफ यू अप्लाइंग फॉर द पोलैंड वर्क वीज़ा राइट नाउ, द condition is very bad. The chances of getting visa are 10 to 15%, दैट इज़ ऑलमोस्ट नील। अगर आपको बोलूँ, अगर 2000 कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, अगर उसमें से 200 कैंडिडेट को मिला तो फिर आई थिंक डोंट थिंक द रेशियो इज़ गुड, क्योंकि 1700-1800 कैंडिडेट ऐसे फिल्टर आउट हो जाएंगे उसमें, और उतना पैसा लोगों का बर्बाद होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों के फैक्टर्स होते हैं, उनको देखते हुए आपको वर्क परमिट अपना कहीं कहीं के लिए भी अप्लाई करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इफ़ आई टॉक अबाउट पोलैंड, द एजेंट आर सेलिंग द वर्क परमिट लाइक हॉट केक, क्योंकि उनका बिजनेस है। वो आपको बोलेंगे कि अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा, सबमिशन है और सब चीज़ करके दे देंगे, और पैकेज आपको प्रोवाइड कर देंगे वो। बट थिंग इज, श्योरिटी आपको कोई नहीं देगा। अगर एजेंट कहता है कि एजेंट कहेगा लग ही जाएगा, रिजेक्शन आएगा तो रीअपील कर देंगे हम लोग, तो ऐसा बताते हैं। बट द थिंग इज, अभी अप्लाई करना वर्थ नहीं है। इफ़ यू फ्रॉम अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पैसा इन सेंस आप कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको लगता है कि 2-2.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद आप एक रिस्क ले सकते हैं, इन दैट केस यू कैन गिव इट अ ट्राई। बट अगर आप थोड़ा अपने पैसा सेव करा है और आपको कहीं रिलोकेट करना है, तो कोई भी कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा सोचें, रिसर्च करो, 1-2 महीना रिसर्च कर लो। इमीडिएट बेसिस पे कोई भी एजेंट से अप्लाई करके पैसे उसके अकाउंट में मत डाल दो। और अगर कोई एजेंट आपको अपने ऑफिस में बुलाता है और प्रोसेस के बारे में बताता है, इन दैट केस थोड़ा सोचो आप, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है आपको प्रोसेस के बारे में बहुत सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन वो लोग बता देते हैं। ऐसा आपको
बताएंगे कि आपका कल ही वीज़ा लग जाएगा, 2 से 3 महीने के बाद आपको उस टाइम पे जो आपका मेंटल, अगर आपको बताऊँ, आपको इतना प्रिपेयर कर दिया जाता है कि अभी अपना आप प्रोसेस स्टार्ट कर लो, 3 महीने के बाद आपका जाना ही हो जाएगा। आपको मेंटली इतना प्रिपेयर कर देंगे कि आपको लगेगा कि आपको 3-4 महीने के बाद आप चले जाएंगे। बट थिंग इज, फिर आपको जैसे वर्क परमिट आता है, प्रोसेस के बारे में पता चलता है, फिर एजेंट हल्के हल्के प्रोसेस आपका डिले करता है, तो फिर आपको बाद में पता चलता है कि आप कहाँ पर फंस चुके हैं, और इसके बाद आपका क्या है कि प्रोसेस में आप रिस्क के अलावा आपका कुछ नहीं है। वीज़ा लग जाता है, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग। बट अगर आप 85% में अगर आप रहेंगे तो फिर उसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। बट 15% के अंदर आपका, ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं लग रहे हैं वीज़ा, बट द रेशियो इज़ ओनली 15%। 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 15 लोगों को लगेगा, और अप्रॉक्सीमेटली 85 कैंडिडेट का क्या होगा, रिजेक्शन आएगा इसमें। अगर आप 85 कैंडिडेट के अंदर आएंगे तो फिर आपको क्या होगा, टाइम भी बर्बाद होगा और आपके पैसे भी बर्बाद होंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर ऑफ फ्यू थिंग्स बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी ऑफ द लोकेशन। राइट नाउ द थिंग इज, अभी का सिनेरियो ऐसा है, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट नेपाल, श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज, क्योंकि वहाँ का भी सबमिशन यहाँ होता है। पाकिस्तान का तो खैर पाकिस्तान में ही होता है, इस्लामाबाद में। इफ़ आई टॉक अबाउट श्रीलंका और नेपाल का बात करूँ, बांग्लादेश का बात करूँ, तो उनका न्यू दिल्ली पे होता है। द कंडीशन सिनेरियो इज सेम फॉर देम एज वेल, बट हेयर द प्रॉब्लम इज, अगर आपके पास पैसा है, एक्सपीडाइट अपना प्रोसेस करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका वर्क परमिट आपका आएगा। वर्क परमिट आने के बाद अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आपको 70-80 हज़ार रुपये की। वो भी अगर आपको कोई जेन्युइन एजेंट मिल जाता है तभी आप अपना सबमिशन कर सकते हैं। 30-40 हज़ार रुपये आपका फिर से 15-20 हज़ार रुपये आपका एजेंट फाइल बनाने का लेगा। फिर इंश्योरेंस होता है, आपका डमी टिकट होता है, 2-2.5 लाख रुपये के आसपास आपका प्रोसेस चले जाता है। तभी आपका फिर इमीडिएट बेसिस पर आप सबमिशन कर पाओगे। और उसके बाद जो आपका रिस्क है, रिस्क इतना है कि आपको 10 से 15% में आए तो सही, अदरवाइज 85% में रिजेक्शन आने के चांसेस हैं। अदरवाइज दूसरा सिनेरियो आपके साथ क्या होगा, वर्क परमिट आ जाएगा और आप कहेंगे कि 80,000 रुपीज़ का आपको वर्क परमिट, अपॉइंटमेंट परचेज नहीं करना है, जो अपॉइंटमेंट आपका 965 रुपये का रहता है। और यहाँ पे जो VFS वाले हैं बहुत लिमिटेड स्लॉट्स ओपन करते हैं, 40 से 50 आपके अपॉइंटमेंट आपको बता सकता हूँ कि ये लोग रिलीज़ करते हैं मैनुअल बेसिस पे। उसमें भी एजेंट बॉट यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो 70% ऑफ द अपॉइंटमेंट वो लोग बुक कर लेते हैं इसमें से। एंड देन जो आपके रिमेनिंग कैंडिडेट हैं, अगर किसी को मैनुअल मिल भी जाता है तो फिर आप सेंटर में एप्लीकेशन करने जाते हैं, फिर भी आपका जो रेशियो सेम ही रहता है, 85% चांसेस है रिजेक्शन आएगा। और मैनुअल अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, एंड इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन लक। दूसरा सिनेरियो आप कैसा रहता है, मैनुअल आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। और तीसरा सिनेरियो रहता है जिसमें आप मैनुअल चेक करते रह जाते हैं, 1 आध साल तक आपको वेट करना पड़ जाता है। और ये बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट के साथ होता है। अगर कोई मैनुअल अपॉइंटमेंट वर्क वीज़ा के अंदर चेक कर रहा है तो उसको मिलना बहुत मुश्किल होता है। 1-1.5 साल में आपका क्या होगा, सैलरी इंक्रीज हो जाएगा वहाँ पर, या फिर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा और आप सबमिशन नहीं कर पाओगे। तो ऐसे प्रोसेस वर्क कर रहा है और फिर आपका 1-1.5 साल पूरा ख़राब होता है। तो इन सब चीज़ों से बचो, थोड़ी चीज़ें हैं, इन सबको अगर आप पूरा एनालाइज करोगे एंड देन आप कहीं के लिए भी अप्लाई करते हैं तो फिर आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है। ताकि अगर आपको ऑलरेडी पता है 85% चांसेस हैं रिजेक्शन आने के, तो फिर अगर आपका सेव्ड मनी है, आपने बहुत टाइम से पैसा बचा रखा है कहीं बाहर जाने के लिए, तो फिर आप, मेरे को लगता नहीं है अगर कोई आइडियल कैंडिडेट होगा तो फिर वो ऐसे प्रोसेस में अप्लाई करेगा जिसमें ज़्यादा हाई रिस्क है कि 85% चांसेस हैं कि उनका पैसा डूब जाएगा। तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई कैंडिडेट फिर ऐसे प्रोसेस में अप्लाई करेगा। और अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग। अगर कोई फिर अपना रिस्क लेके अप्लाई करना चाहता है तो फिर वो कर सकता है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। एंड द अदर थिंग इज, अगर इमिग्रेशन कहीं के लिए भी अप्लाई करते हैं तो वीज़ा रेशियो थोड़ा गैम्बल ही होता है, बट इतना भी नहीं होता जितना पोलैंड का है। अगर 50 से 60% चांसेस अगर रेशियो होता तो आई वुड हैव सजेस्टेड यू गाइज दैट अप्लाई फॉर द प्रोसेस। 30% आप रिस्क ले सकते थे, बट यहाँ पे 70 से 80% रिस्क लेना है अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो थोड़ा देख समझ के आप अप्लाई करें। एंड देन मेरा इंटेंशन ही वीडियो बनाने का ये है कि कोई भी अप्लाई कर रहा तो उसको एक क्लैरिटी मिल जाए प्रोसेस के बारे में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर थिंग इज, किसी का पैसा बर्बाद ना हो। सो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर of this thing that if someone is investing a lot of money in this process, he should get clarity about the process, what is going to happen or what is happening in the process। उनके पास एक रियल टाइम अपडेट मिले कि अभी के टाइम पे प्रोसेस में क्या चल रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर थिंग इज, मार्केट में अगर देखोगे आप, दोनों तरीके के आपको एजेंट मिलेंगे, लूटने वाले भी मिलेंगे और इसके अलावा आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करने वाले भी मिलेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके बारे में अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊं,
दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि लोग स्कैम भी करते हैं मार्केट में। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि आपको पहले ही बता देते हैं क्या प्रोसेस के बारे में क्या है, आपकी क्लैरिटी क्या है कि आने वाले टाइम पे आपका कितने परसेंट चांसेस हैं रिजेक्शन के, और कौन सी जगह से वीज़ा लग रहे हैं। तो ऐसा भी बताते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो अपना काम कर रहे हैं, और ऐसे जो यूट्यूबर होते हैं और जो अपना प्रोसेस में वर्क कर रहे हैं, एजेंट लोग जो आपको क्लैरिटी देते हैं, वो लॉन्ग टाइम तक वर्क करते हैं और सालों साल से वो काम करते हुए आ रहे हैं। और कुछ एजेंट ऐसे भी होंगे आपके जो आपको पैकेज प्रोवाइड कर देंगे एंड देन आपको ऐसा बोलेंगे कि आपका वीज़ा लग ही जाएगा, बट द रियलिटी वुड बी एंटायरली डिफरेंट। फिर जब आप जैसी प्रोसेस में आएंगे फिर उसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पूरा जो प्रोसेस है स्कैम है, अपॉइंटमेंट का आपको प्रॉब्लम हो रहा, वीज़ा नहीं मिल रहे, तो फिर आप थोड़ा डिसपॉइंटेड रहेंगे। तो सब चीज़ों को आप देखो, कोई भी कहीं की चीज़ की अगर आप किसी भी प्रोसेस के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो एक जने पर रिलाई मत करो। चेक द इन्फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स। आज वाले टाइम पर अगर पोलैंड का देखोगे तो 10 लोगों के चैनल हैं और हर जगह आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, और जो रियल इन्फॉर्मेशन होगी सब लोगों की सेम रहेगी। अगर आप देखोगे तो इसमें सब लोग अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो सबका इंटायर डिफरेंट वे होता है अपना मैसेज कन्वे करने का, बट जो आउटकम होता है आउटकम सबका सेम ही रहता है। अगर अभी पोलैंड के बारे में आप कहीं भी चेक करोगे तो आपको जो प्रोसेस के अंदर चल रहा है सब लोग वही बताएंगे आपको इंडिया के अंदर क्या हाल है और कहाँ से इनको अपॉइंटमेंट मिल रहा, क्या प्रोसेस में इंप्लीमेंटेशन हो रहा। तो उसके रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा मोटो यही था वीडियो बनाने का कि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं अभी आने वाले टाइम पे, अभी मैं देख रहा था नए लोग अप्लाई करने की भी सोच रहे हैं, बट अगर अप्लाई कर रहे हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको सारी क्लैरिटी मिलती है फिर आपका डिसीजन रहता है। अगर आपको पता है कि आपका 15% चांसेस है, फिर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं, दैट इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू। अदरवाइज अगर आपको पता नहीं है कि हाल इतना बुरा हो रहा और आप अप्लाई करना चाह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप 3-4 महीने बाद चले जाएंगे, तो फिर एक डिल्यूजन में आप रहते हैं। उसका ऐसा होगा कि आपको एक रियल टाइम अपडेट मिल गया और इसके बेसिस में आप आगे प्रोसेस के बारे में प्रोसीड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर नाउ। और इफ आई टॉक अबाउट द स्टूडेंट वीज़ा, द सिनेरियो इज एंटायरली डिफरेंट। पीपल आर गेटिंग द वीज़ा और अपॉइंटमेंट भी ओपन है, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। वर्क वीज़ा का पूरा रेशियो, जो वर्क वीज़ा का रेशियो है दैट इज़ बैड। इफ आई टॉक अबाउट स्टूडेंट वीज़ा रेशियो, दैट इज़ एंटायरली गुड। अगर अभी के बारे में बताऊँ तो पीपल आर गेटिंग द अपॉइंटमेंट, द प्रोसेस इज रनिंग स्मूथ फॉर स्टूडेंट वीज़ा। सो राइट नाउ द प्रॉब्लम इज विद द साउथ जोन, वहाँ के लोगों को अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं मिल पा रहा है स्टूडेंट वीज़ा के अंदर। बट इफ आई टॉक अबाउट द नॉर्थ जोन, पीपल आर इजीली गेटिंग द अपॉइंटमेंट इन स्टूडेंट वीज़ा। और अगर लास्ट ईयर की बात भी करूँ तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको स्टूडेंट वीज़ा मिला भी है। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क। जो सही चल रहा है उसके बारे में सही बताएंगे भाई, जो गलत चल रहा है उसके बारे में गलत। जो गलत चल रहा है, गलत भी नहीं बोलूँगा, जो करंट अपडेट है उसके बारे में मैं वीडियो बनाते रहूँगा, और आपको जो रियल टाइम अपडेट है वो मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा इस वीडियो में। बिकॉज आई एम ऑल्सो फॉलोइंग द प्रोसेस फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर। 1.5 साल से मैं पूरा प्रोसेस चेक कर रहा हूँ थॉरली, और जो भी अपडेट आ रहे हैं हम शेयरिंग इट विद यू गाइज। और इन फ्यूचर अगर कुछ अपडेट आता है देन आई विल कीप यू पोस्टेड। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।